हेलो दोस्त, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर बैच क्लासेस में। जैसे कि हमने दोस्त कल पहले वीडियो में बताया था कि आप लोगों को अगले वीडियो से यानी आज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और मैं अपना इन्फॉर्मेशन भी दिया था कि मैं खुद 2020 के बैच का स्टूडेंट हूँ 10th क्लास में, जिसमें मेरा पूरे डिस्ट्रिक्ट में रैंक 1 था। कोई स्टूडेंट ऐसा भी होता है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, और कोई ऐसा भी स्टूडेंट होता है कि कुछ कुछ पढ़ा है लेकिन पूरा नहीं पढ़ा है, और कुछ ऐसा भी स्टूडेंट होता है जो संपूर्ण सिलेबस ख़त्म कर लिया है लेकिन उनको ये दिक्कत है कि नंबर कैसे लाया जाए। तो हम पहले वीडियो में आप लोगों को बताए थे नंबर कैसे लाया जाता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं। तो हम क्या बताए थे कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है यानी अगले साल यानी पिछले साल का जो क्वेश्चन है उनको अगर सॉल्व कीजिएगा तो वही क्वेश्चन टाइप या फिर सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और हम आशा दिलाते हैं कि आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए आज हम आप लोगों को कराने वाले हैं 2020 साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था क्लास 9th में, फाइनल एग्ज़ाम उसी को आज हम सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम 1 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। त्वरण का ऐसा मात्रक है, यानी त्वरण एक्सेलरेशन यानी ए का जो ऐसा मात्रक होता है क्या है दोस्तों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी पावर में -2 लग जाएगा। ठीक है, त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको आप खाते में लिख सकते हैं, लिख लीजिए। ठीक है, आप लोग ढंग से पढ़िएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं दोस्त। कौन सदिश राशि नहीं है, क्या पूछा है, कौन सदिश राशि नहीं है। आप लोगों को जानना पड़ेगा कि सदिश राशि क्या होता है। सदिश राशि मतलब सदिश यानी दिशा सहित, जिनका दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, जिनका दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, उसको हम सदिश राशि कह सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से क्या दिया हुआ है कि सदिश राशि नहीं है, यानी कि कौन अदिश राशि है। ठीक है, तो इनमें से सदिश राशि विस्थापन एक सदिश राशि है, त्वरण भी एक सदिश राशि है, भार भी एक सदिश राशि है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो चाल है वो सदिश राशि नहीं है, यानी चाल अदिश है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं दोस्तों। ठीक है, देखते क्या लिखा हुआ है। इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, इकाई मतलब अगर कहीं आप लोगों को एकांक देखने को मिले, एकांक उसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है। ठीक है, और दूरी के जगह विस्थापन लिखा हुआ होता, अगर दूरी के जगह विस्थापन लिखा हुआ होता तो उसको क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में यह पूछता कि इकाई समय में विस्थापन को क्या कहा जाता है तो वेग कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं दोस्त। ठीक है, कौन सही है, यानी ये 4 को दिया हुआ है, इनमें से कौन सही है आप लोगों को चुनना है। तो आप लोगों को क्या पढ़ाए थे, यानी हम अपने ट्यूशन के स्टूडेंट को पढ़ाए थे क्या, V = U + AT। ठीक है, और एगो क्या होता है V² - U² = 2AS, और एगो क्या होता है S = UT + ½ AT²।
ये तीनों गति का समीकरण है। आप लोग इसको लिख सकते हैं खाते में। ये क्या है? तीनों गति का समीकरण है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि कौन सही है, यानी ये वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये वाला सही है, ये तीनों गलत है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है देखिए। 3 kg द्रव्यमान यानी मास, MASS मास, जिसको किससे निरूपित किया जाता है? एम यानी द्रव्यमान। एम कितना दिया हुआ है? 3 kg। एम दिया हुआ है 3 kg। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? बल कितना है? बल है आपका 12 न्यूटन। क्या पूछा है? त्वरण होगा, त्वरण यानी ए। तो आप लोगों को पता होगा कि बल का जो फॉर्मूला होता है MA होता है, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब एफ आप लोगों का दिया हुआ है कितना? 12 दिया हुआ है। ठीक है, और एम आप लोगों को दिया हुआ है 3 इंटू ए कितना दिया हुआ है? ये नहीं दिया हुआ है, तो ए को आपको निकालना पड़ेगा। ये जो 3 है 3 गुना में है, तो इसको इस साइड लेकर आ जाइए। ठीक है, 12 गुना में है, इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 चौका 12 यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं दोस्त। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 4 वस्तुओं A, B, C तथा D के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg, 10 kg, 15 kg और 18 kg है, यानी A का कितना द्रव्यमान दिया हुआ है? 6 kg। B का कितना दिया हुआ है? 10 kg। C का दिया हुआ है कितना? 15 kg। और D का दिया हुआ है कितना? 18 kg। ठीक, तो आप लोगों को पता होगा कि जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। तो देखिए किसका वजन कितना, किसका द्रव्यमान ज़्यादा है, यानी डी का द्रव्यमान ज़्यादा है, इसलिए डी का जड़त्व भी अधिक हो जाएगा। इसको अगर क्वेश्चन में बदल दे कि एक ट्रेन है एक साइकिल है, किसका द्रव्यमान किसका जड़त्व ज़्यादा होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? ट्रेन वाला उसका जड़त्व ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए। न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? न्यूटन के गति का नियम जो होता है 3 गो होता है। ठीक है, पहला नियम, न्यूटन के गति के पहला नियम को हम जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं। क्या? पहला नियम को जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं। क्या? जड़त्व का नियम। हम जो बोल रहे हैं मुंह में वो आप लोग लिख लीजिएगा। न्यूटन के गति के पहला नियम को जड़त्व का भी नियम कहा जाता है। और जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम से क्या मिलता है? दूसरा नियम से आप लोगों को F बराबर m इंटू ए, इसको सत्यापन करने के लिए मिलता है, यानी इसका सूत्र मिलता है किससे? न्यूटन के गति के दूसरा नियम से। ठीक है, बल का भाषा किस नियम से मिलता है? दूसरे नियम से। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है देखिए। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग होगा। संवेग यानी p का फॉर्मूला क्या होता है? mv। m का क्या हो जाता है? m हो जाता है द्रव्यमान, और v क्या हो जाता है? वेग। तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? mv। ठीक है, मतलब द्रव्यमान होता है, v का मतलब क्या होता है? वेग हो जाता है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा m इंटू वी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है देखिए दोस्त। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण यानी बड़का वाला जी का मान कितना होता है?
बड़का वाला जी का मान होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। अगर पूछे कि जी का ऐसा मात्रक क्या है, तो जी का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर ये वाला आपको ऑप्शन में नहीं दे तो ये वाला दे सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जो 2 है पावर में, उसको माइनस में लिख सकता है। ठीक है, अगर इसको प्रति को पर को हटा देगा ना तो 2 में क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं दोस्त। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिन का भार पूछा है। भार का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर mg। m क्या होता है, m होता है द्रव्यमान, m क्या होता है, m होता है द्रव्यमान। और g का मतलब क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। छोटका वाला जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, 1 किलोग्राम यानी द्रव्यमान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1, और जी का मान कितना होता है आपको बैठाना पड़ेगा 9.8। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 9.8 को आप 1 से गुना कीजिएगा तो 9.8 ही आ जाएगा। इतना न्यूटन। भार का ऐसा मात्रक क्या होता है, भार का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9.8 न्यूटन। ठीक है, इसको आप खाते में लिख लीजिए। ठीक, नंबर 11 में चलते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, खींचे हुए रबर के छल्ले में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। खींचे हुए रबर के छल्ले, जो रबर को आप खींचते हैं उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होता है, उसमें आप लोगों का क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा होती है। जो खींचे हुए रबर का छल्ले होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सा ऊर्जा होती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर आप लोगों को पूछ जाएगा, अगर आप लोगों को पूछे कि बहती हुई हवा में कौन सा ऊर्जा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है देखिए, किसी तरंग के तरंग वेग, तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति यानी न्यू में क्या संबंध है। ठीक है, तो तरंग वेग का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, क्या होता है, न्यू लैम्डा। यानी तरंग वेग का फॉर्मूला होता है आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। ठीक है, आवृत्ति गुना लैम्डा मतलब क्या लिखा हुआ है, तरंग दैर्घ्य। लैम्डा मतलब तरंग दैर्घ्य लिखा हुआ है। ठीक है, आवृत्ति का जो सूत्र होता है, क्या, तरंग वेग का जो सूत्र होता है क्या होता है, आवृत्ति इंटू तरंग वेग का जो सूत्र होता है क्या होता है, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। ठीक है, इसको अगर हम, ये वाला ऐसा लिखा हुआ है, अगर हम इसको लैम्डा को पहले लिखते हैं और जो न्यू है यानी आवृत्ति है उसको हम बाद में लिखे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में अगर ये देखने को मिले या फिर ये देखने को मिले, दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में से आप लोगों को एक को देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, भी बराबर न्यू लैम्डा। ठीक है, ये भी होगा। चलिए दोस्त, अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। तरंग के आवर्तकाल यानी टी, आवृत्ति यानी एफ। यहाँ पर आवृत्ति को क्या लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन में क्या दिखे थे, आवृत्ति को न्यू लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, न्यू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति जो होता है, क्या होता है, आवृत्ति का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1/आवर्तकाल। 1/आवर्तकाल। आवृत्ति मतलब क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/आवर्तकाल यानी टी। एफ बराबर 1/t हो जाएगा इसका राइट आंसर। एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/t यानी ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है देखिए दोस्त, कौन पदार्थ है, इनमें से कौन पदार्थ है। ठीक है, तो गंध, ये जगह नहीं घटता है, इसका आयतन नहीं होता है। ठीक है, तो ये पदार्थ नहीं है। ठंडा, ये भी पदार्थ नहीं है। प्रेम, ये भी पदार्थ नहीं है। ठंडा पेय, पेय का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? पेय का मतलब होता है पीने वाला चीज़, जैसे पानी, दूध। ठीक है, इसको हम, जैसे चाय, इसको हम, इन सभी को हम पेय कह सकते हैं। पेय मतलब पीने वाला, यानी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ठंडा पेय, यानी ठंडा पानी या फिर दूध, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठंडा कुछ पीने वाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ठंडा, ठंडा पेय। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है देखिए दोस्त, कौन कोलाइड है, कौन कोलाइड विलियन है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, चीनी का शरबत। चीनी का शरबत जो है वो सामान्य विलयन हो जाएगा, यानी साधारण विलयन। ठीक है, तो कोलाइड विलयन कौन है इनमें से? कोलाइड विलयन है ऑप्शन सी, यानी धुआं हो जाएगा कोलाइड विलयन का आंसर। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है देखिए दोस्त, यौगिक का उदाहरण है। यौगिक मतलब जब दो या दो से अधिक तत्व मिल जाता है तो उसको हम यौगिक कह सकते हैं। हम जो बोलेंगे उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक तत्व मिल जाता है तो उसको हम यौगिक कह सकते हैं। जैसे तांबा, ये खुद एक अकेला तत्व है। हाइड्रोजन, ये भी एक अकेला है। ऑक्सीजन, ये भी अकेला है। लेकिन जल, यानी इसका सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बनता है, यानी इसको हम तत्व कह सकते हैं। क्या बोले हम, दो या दो से अधिक, यानी दो या फिर उससे अधिक। ठीक है, इसको हम यौगिक कह सकते हैं। यानी इनमें से यौगिक कौन हो जाएगा, इनमें से आप लोगों का यौगिक हो जाएगा जल। ठीक है, जल होगा, जल हो जाएगा इसका राइट आंसर। निलंबन में परिक्षिप्त कणों का आकार होता है, निलंबन में जो परिक्षिप्त कण होता है उनका आकार होता है 100 नैनोमीटर से बड़ा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है, साधारण नमक का सूत्र है। 18 नंबर में 4 का ऑप्शन था, लेकिन हम सिर्फ आंसर को लिख दिए है। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, NaCl। Na मतलब क्या हो जाएगा, सोडियम, और Cl का मतलब क्या हो जाएगा, क्लोरीन। तो साधारण नमक का सूत्र क्या हो जाता है, सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl। इसका नाम पूछे तो क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अब क्वेश्चन नंबर 19 में जाते हैं दोस्त, कौन सा मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आर्गन। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में पूछे कि कौन सा धातु मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो सोना, चांदी, ये सब क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछे कौन सा धातु मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोना, चांदी। यहाँ पर क्या पूछा है, परमाणु के रूप में, मुक्त परमाणु, यानी आर्गन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त आप क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्या दिया हुआ है, 5.85 ग्राम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बराबर है 5.85 ग्राम, मतलब ये कितना मोल के बराबर है। तो आप लोगों को एक सूत्र लिख देते हैं, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कितना होता है, इसका सूत्र बराबर भार बाय अनुभार, भार बाय अनुभार। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये जो है ये कितना मोल के बराबर है। ठीक है, तो मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, भार बाय अनुभार। तो देखिए दोस्त, भार कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 5.85। ठीक है, और अनुभार मतलब NaCl का कितना हो जाएगा, NaCl का कितना हो जाएगा, Na का होता है 23 प्लस Cl का होता है 35.5। ठीक है, टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 58, टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा दोस्त 58.5, कितना हो जाएगा 58.5। इसको टोटल मिलाकर हो जाएगा 58.5। ठीक है, तो अब हम इनको लिख देते हैं क्या,
58.5। तो पहले इसको हम पहले मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे बनाइएगा देखिए, देखिए यहाँ पर दोगों के बाद पॉइंट है, यानी अगर आप इसमें से पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे में कितना शून्य हो जाएगा, 2 को शून्य हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कितना था, 58.5 था, तो हम पॉइंट को हटा देते हैं। यहाँ पर पॉइंट कितना संख्या के बाद था, 1 के बाद, यानी यहाँ पर 1 को शून्य यानी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 585, यहाँ पर 585 कट गया। यहाँ पर 10 के 10, 10 10 100, यानी 1/10, 1/10 मोल इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1/10 मोल, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/10 मोल। आप लोग वीडियो को रुक कर भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है, 6.022 गुना 10⁻23 कणों के समूह को क्या कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसको मोल कहा जाता है। अगर आप लोगों को पूछे कि 1 मोल में कितना कण होता है तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.022 गुना 10⁻23, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हुआ है, परमाणु के तीसरे कोष में कितना नंबर, तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। n मतलब क्या हो जाएगा, कोषों की संख्या, मतलब कोष कितना है। यहाँ पर कोष हो 3 गो कोष है, यानी यहाँ पर n के जगह क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। तो 2 गुना 3 स्क्वायर मतलब 9, कितना हो जाएगा 18, इसका 18 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए, 18 हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, मैग्नीशियम यानी Mg का परमाणु संख्या कितना होता है, Mg का परमाणु संख्या होता है 12, यानी Klm। इसमें कितना होगा, पहले होगा 2 गो, उसके बाद होगा 8, यानी 10 हो गया, बचा 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी 2 8 2, इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। किस कण में द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं होता, आवेश यानी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को पूछे कि इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब इसको हम E- में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर पूछे कि इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है तो इसका हो जाएगा -1। अगर पूछे कि प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, तो हो जाएगा +1। अगर पूछे न्यूट्रॉन में कितना चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में अगर पूछे तो उसमें 0, यानी कुछ भी चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन में यानी न्यूट्रॉन में कितना, कुछ भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन में कुछ भी चार्ज नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। किसी तत्व के परमाणु में 6 न्यूट्रॉन एवं 6 प्रोटॉन है, परमाणु द्रव्यमान होगा। ये वाला सूत्र आप कॉपी में लिख लीजिए, परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो योग कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 + 6 यानी 12 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर आप लोगों को पूछे कि परमाणु द्रव्यमान का सूत्र बताओ तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को योग करेंगे, जितना आ जाएगा वो होगा परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। इसको आप कॉपी में लिख लीजिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नंबर 26 में चलते हैं दोस्तों। कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये एटीपी के रूप में ऊर्जा देता है, ठीक है। 27 नंबर देखिए, पादप कोशिका के चारों ओर
पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाले झिल्ली का नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, कौन फ्लोएम का भाग नहीं है? फ्लोएम का भाग चलनी नलिका है, सखी कोशिका है, तंतु है, लेकिन स्नायु जो है ये फ्लोएम का भाग नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं दोस्त, कौन सा ऊतक जल और खनिज का वाहन का मतलब क्या होता है? वाहन मतलब ले आना, ले जाना, यानी जो पौधा होता हो जाएगा जाइलम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? कर्क कोशिका में पाया जाता है? कर्क कोशिका में सुब्रीन पाया जाता है। यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 में यानी 31 में 31 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिए, स्पाइरोगेरा है। स्पाइरोगेरा क्या है? स्पाइरोगेरा एक शैवाल होता है। शैवाल को हम थैलोफाइट भी कहते हैं। क्या? थैलोफाइट। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक थैलोफाइट। स्पाइरोगेरा एक थैलोफाइट है। अगर थैलोफाइट के जगह शैवाल होता तो इसका राइट आंसर हो जाता शैवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं दोस्त, एक कोशिकीय जंतु कौन है? एक कोशिकीय जंतु है अमीबा इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आप क्वेश्चन 33 में देखते हैं, किस जंतु में विषैले उपांग पाया जाता है? विषैले उपांग किस में पाया जाता है? विषैले उपांग पाया जाता है बिच्छू में। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निद्रा रोग उत्पन्न करता है? निद्रा रोग कौन उत्पन्न करता है? हो जाएगा इसका राइट आंसर ट्रिपेसोनोमा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 35 में जाते हैं, पेचिस का कारक जीव है। पेचिस का कारक क्या है? एंट अमीबा जो है इसका कारक जीव है पेचिस का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं दोस्तों, आयन मंडल का विस्तार है। आयन मंडल का विस्तार क्या है? 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर है, इसको अगर केल्विन में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 273 से योग करना पड़ेगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 283 केल्विन। अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 273 आप लोग जोड़िएगा। केल्विन को अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो 273 जोड़िएगा, और अगर केल्विन को सेल्सियस में बदलेंगे तो 273 माइनस कीजिएगा, यानी घटाइएगा। यानी देखिए ABCD जो अल्फ़ाबेट होता है, C पहले आता है और के बाद में आता है, मतलब के दूर में है, यानी आप नज़दीक से अगर दूर में जाएंगे तो आपको क्या और जाना पड़ेगा, मतलब चलना पड़ेगा, यानी और भी आपको दूरी तय करना पड़ेगा, यानी आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और अगर के से आएंगे तो क्या उनको पीछे से आना पड़ेगा, यानी इनको घटाना पड़ेगा 273 से। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 283 283 केल्विन। देखिए इनमें से क्या लिखा है? कौन तत्व नहीं है? कौन तत्व नहीं है, पहले क्या बोले कि कौन तत्व है। ठीक है, वहाँ पर क्या था कि कौन यौगिक है। ठीक, यानी पानी वहाँ पर क्या था? यौगिक था। ठीक है, यहाँ पर तत्व जो तांबा है तत्व हो जाएगा, ऑक्सीजन भी तत्व हो जाएगा, चांदी भी तत्व हो जाएगा, लेकिन जो पानी है H2O है ये यौगिक है। काहे कि ये दो से जो पानी है H2O ये 2 तत्व से मिलकर बना है। ठीक है, यानी ये यौगिक हो जाएगा। क्या पूछा है? कौन तत्व नहीं है, यानी पानी तत्व नहीं है, यानी पानी एक यौगिक है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 39 में जाते हैं, दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को क्या कहा जाता है? इसको दुग्ध क्रांति भी कहते हैं। इसको दुग्ध क्रांति भी कहा जाता है, दुग्ध क्रांति, लेकिन इसको श्वेत क्रांति भी कहा जाता है, श्वेत क्रांति। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, श्वेत क्रांति। इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है? इथिलीन डाइब्रोमाइड EBD क्या है? EBD क्या है? एक धूमक है।
इथिलीन डाइब्रोमाइड क्या है? एक धूमक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को 2020 में जो भी क्वेश्चन आया था उसको सॉल्व कराए। आप लोग ढंग से पढ़िए। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहले से कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हम उनको एक ही बात बोलेंगे कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। यकीन मानिए, जो पढ़ता है उससे भी आपका ज़्यादा नंबर आ सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछता है फाइनल एग्जाम में वो पिछले साल के क्वेश्चन ही पूछता है। ठीक है, ज़्यादातर पूछता है पिछले साल का क्वेश्चन। इसलिए मेरा सलाह यही रहेगा, अगर आप नंबर लाना चाहते हैं ठीक, तो आप पिछले साल के क्वेश्चनों को अच्छे ढंग से पढ़िए। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।